ठीक, तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है पीका नट का स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, पीका नट है तो बहुत माइनर क्रॉप, लेकिन इससे क्वेश्चन आता है। मैं पिछले कुछ सालों से अब हम लोग एग्जाम दे ही रहे हैं। 2020 में मैंने एग्जाम दिया था नेट का। 2019 एंड में हुआ था वो, एक्चुअली 2020 में उसका रिजल्ट आया हुआ था। तो उस साल एक क्वेश्चन आया था पीका नट से कि पीका नट इंडिया में इंट्रोड्यूस कब हुआ था। तो माइनर क्रॉप से इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, उसका बॉटनिकल नेम क्या है, फैमिली क्या है, क्रोमोसोम नंबर क्या है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं। कुछ मैं आप लोग को कल्टीवेशन पूरा पढ़ाऊंगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं आप लोग को लास्ट में स्टार करा दूंगा, तो आप लोग को क्या है पीका नट जो है उतने में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पीका नट में घुसने से पहले एक करेक्शन आप लोग कर लीजिएगा। लास्ट टाइम मैं आप लोग को जब मैं इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बता रहा था तो मैं बताया था कि वॉलनट और पीका नट दोनों में ही एक ही केटकिन बस पाया जाता है, ये बताया था, याद है। जबकि चेस्टनट में ट्रिपल केटकिन एक ही जगह पे पाया जाता है, ये हम लोग पढ़े थे, सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस और मल्टीपल इन्फ्लोरेसेंस, याद है। यस आवाज आ रही सर। है आप लोग को, है ना। यस सर। तो उसको सुधार लीजिएगा, वहां पास एक बार जाके करेक्शन कर लो, या यहाँ पे लिख लो, करेक्शन तो वहीं पे जाके कर लो। पीकानट में सॉलिटरी नहीं, सॉरी, आपका जो वॉलनट है उसमें सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस आता है, एक जगह पे एक ही केटकिन आएगा। ये अगर ब्रांच है तो यहाँ से एक आध केटकिन निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन वही अगर हम लोग जो है किसकी बात करेंगे, पीकानट की बात करेंगे, तो पीकानट में मल्टीपल केटकिन आता है एक ही जगह से, याद रखेंगे। अभी मैं क्रॉप में और बताऊंगा। उस दिन एक्चुअली मैंने इसको चेस्टनट का कैरेक्टर बता दिया था, ये पीकानट का कैरेक्टर है। ठीक है, तो पीकानट से मल्टीपल कैटकिन आते हैं। चेस्टनट का क्या है उसको हम लोग अभी चेस्टनट में देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको, ये करेक्शन समझ में आ रहा है सबको। यस सर। चेस्टनट में करना है ठीक, ना? हाँ क्या बोल रहे हैं। चेस्टनट में करना है ना सर? पीकानट में करना है। चेस्टनट में हम लोगों ने इसको तीन इन्फ्लोरेसेंस एक साथ पाया जाता है पढ़े थे। वॉलनट और पीकानट में सिंगल इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, ये पढ़े थे। उसको सुधार के वॉलनट में सिंगल इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, केटकिन एक ही आएगा। और पीकानट में जो है तीन के ग्रुप में आते हैं, इस टाइप का करेक्शन आपको करना है, ये लिख लीजिए। पीकानट में तीन इन्फ्लोरेसेंस एक साथ आते हैं, लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब आप लोग का पीकानट हम लोग स्टार्ट करते हैं। पीकानट नॉर्मली बॉटनिकल नेम से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पीकानट का सबसे पहले बॉटनिकल नेम आप लोग लिख लीजिए, हम लोग साथ साथ नोट करते भी चलेंगे। कैरिया इलियोनेंसिस। कैरिया इलियोनेंसिस इसका जो है क्या है बॉटनिकल नेम है, याद रखना है। माइनर क्रॉप जितने हैं, चाहे पीकानट हो, हेजलनट हो, या आपका चेस्टनट हो, इनका बॉटनिकल नेम आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, कैरिया इलियोनेंसिस इसका क्या है आपका बॉटनिकल नेम है। फैमिली है आपका जुगलेंडेसी। जुगलेंडेसी ही आपका क्या है फैमिली है। और उसके अलावा अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन क्या है बताइए, किसी को याद है। इसका जो ओरिजिन है वो है नॉर्थ अमेरिका। एकमात्र फ्रूट क्रॉप है, या बहुत कम ही फ्रूट क्रॉप है जिनका ओरिजिन नॉर्थ अमेरिका है। तो इसका ओरिजिन जो है वो नॉर्थ अमेरिका है, याद रखेंगे। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका ओरिजिनेटेड है। क्रोमोसोम नंबर सेम हो जाएगा, 2n = 2x = 32, जो कि आपका वॉलनट का भी है, फैमिली सेम है। तो इतनी चीज आप लोग याद रखेंगे इसका बेसिक वो में। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को याद रखना है कि भाई इसे हम लोग क्वीन ऑफ नट कहते हैं, क्वीन ऑफ नट कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, क्वीन ऑफ नट कहा जाता है इसे। दूसरा चीज, ये भी अपने आप में मल्टीपर्पस ट्री है। याद है हमने वॉलनट को भी पढ़ा था, मल्टीपर्पस ट्री बहुत सारे अलग अलग चीजों के लिए यूज हो सकता है। उसके जो पौधे हैं कि अलग अलग पार्ट यूज होते हैं, इसके भी यूज होते हैं। इसमें मेन काम इसका एक तो नट का है और दूसरा इसका टिम्बर का है, दोनों ही चीज है। इसके जो वुड है उसकी भी वैल्यू है, और प्लांट की नट की भी वैल्यू है। ठीक है, तो दोनों चीज याद रखेंगे। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। यस यस सर। ठीक, बीच बीच में आवाज देते रहना भैया, तो मेरे को पता चलेगा। ठीक है, तो यह क्यों बोलने में कम से कम कभी नहीं करना है। ठीक, चलिए यहाँ तक हुआ। आपका जो यस सर। पिकानट है इसमें अल्टरनेट बियरिंग हैबिट पाई जाती है, याद रखना। इसमें भी अल्टरनेट बियरिंग हैबिट कई जगह पे देखने को मिलता है। ये कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके प्रॉब्लम एंड कॉस्ट, तो इस पे हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं घुसेंगे, पर इसमें पाई जाती है, याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद एक चीज आप लोग याद रखेंगे, चाहे वॉलनट हो या पिकानट हो, दोनों में ही सही मात्रा में विटामिन ई और फाइबर दोनों ही पाया जाता है। रिच मात्रा में विटामिन ई और फाइबर पाया जाता है।
इसके अलावा अगर आप लोग को याद हो तो फैट और एनर्जी के केस में हम लोगों ने 2-3 बार डिस्कस किया था, आलमंड में भी डिस्कस किया था और वॉलनट में भी डिस्कस किया था कि कहीं ना कहीं आलमंड और वॉलनट से ज्यादा मात्रा में पीकानट फैट और एनर्जी माइनर क्रॉप होने। याद रखेंगे आपका पीकानट में अप्रोक्सीमेटली 71.999 ग्राम दिया हुआ है बुक में, पर आप लोग सर याद वॉइस रखेंगे ब्रेक हो रही है। अप्रोक्सीमेटली 70% फैट पाया जाता है और 6 वॉइस ब्रेक हो रही क्या? Yes, sir. हाँ, ओके ओके, ये हो रही है, रुक जाइए 2 मिनट रुक जाते हैं। ठीक है, अभी ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। तो इसमें 691 कैलोरी पर 100 ग्राम आपका एनर्जी मिलता है और फैट कंटेंट 70% है। आप देख सकते हैं इसका फैट कंटेंट और एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं आपके वॉलनट और पीकानट दोनों से ज्यादा है। तो अगर कहीं पे क्वेश्चन आए तो आप लोग बिल्कुल, अगर वॉलनट पीकानट के साथ साथ, वॉलनट और आलमंड के साथ साथ अगर पीकानट ऑप्शन रहेगा तो डेफिनेटली आप पीकानट को टिक करेंगे, अदरवाइज जनरली इसका क्वेश्चन आता नहीं है। तो फैट कंटेंट और एनर्जी दोनों ही उन दोनों क्रॉप से ज्यादा है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक सर क्लियर है? हाँ बोलिए। हैंडबुक में इसमें जो 71% दिया है सर। बियरिंग कितना हैबिट है वो मतलब बाइनियल दी है ग्लस्टस में। क्या दिया हुआ है? बियरिंग हैबिट बाइनियल दी है। बियरिंग हैबिट बाइनियल, तो उसी को तो अल्टरनेट बियरिंग कहते हैं जी। यस सर। एक ही चीज है ना। अल्टरनेट बियरिंग यानी कि 1 साल छोड़ के, बाइनियल बियरिंग यानी कि 2 साल में एक बार। अभी जब आप लोगों का वो होगा ना, अल्टरनेट बियरिंग वाला क्लास होगा, तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि अल्टरनेट बियरिंग हैबिट, बाइनियल बियरिंग हैबिट, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, 2 साल में एक बार कहो या फिर 1 साल छोड़ के कहो, एक ही मतलब हुआ ना। तो वही चीज है, बाइनियल बियरिंग लिख लो साइड में, क्या दिक्कत है? बाइनियल बियरिंग हैबिट भी लिख लीजिए, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। ओके, यहां तक हो गया सबको? Yes, sir. ठीक। अब देखो, पीकानट जो है, ये जो क्रॉप है, पीकानट की खासियत क्या है? पीकानट की अगर हम लोग टेक्सोनॉमी में जाएं तो भाई ऑब्वियसली आप लोगों ने देखा है हर क्रॉप में, जैसे कि पीकानट की फैमिली क्या है आपकी? जुगलेंडेसी है। हमने देखा कि जुगलेंडेसी फैमिली के अंतर्गत एक आता है आपका जीनस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जुगलेंस। दूसरा जीनस हमने पढ़ा था कैरिया। जुगलेंस के अंदर जो भी क्रॉप आते थे वो सब क्या कहलाते थे? वॉलनट। अब चाहे वो ब्लैक पर्सियन वॉलनट हो, इंडियन वॉलनट हो, ब्लैक वॉलनट हो, नॉर्थ अमेरिकन हो, साउथ अमेरिकन हो, कैलिफोर्नियन हो, टेक्सास हो, कई सारे अलग अलग प्रकार के वॉलनट थे ना, बट वो सब किसके अंतर्गत आते थे? जुगलेंस। जुगलेंस से ही नाम चालू होता था ना। वैसे ही कैरियर के अंतर्गत जितने आते हैं उन सबको हम लोग क्या कहते हैं? पिकोरी कहते हैं। लिखिए, ये जितने भी आपके क्या बोलते हैं, कैरियर जीनस के अंतर्गत मेंबर आते हैं, उन सबको हम लोग क्या कहते हैं? हिकोरीज कहते हैं। लिख लीजिए, हिकोरीज या फिर पिकन्स। हिकोरीज कह लो या पिकन्स कह लो, याद रखेंगे मेंबर ऑफ जीनस कैरिया, इसको हम क्या कहते हैं? हिकोरी। मैं स्पेलिंग यहाँ पे और लिख देता हूँ, HICKORIE, हिकोरी या फिर पिकन। समझ रहे हो, मैं पीका नट नहीं लिखा हूं ना। एकदम क्लियर रहिएगा इस चीज को लेकर। क्लियर है भाई? जैसे जुगलेंस में जुगलेंस रिलिया के अलावा जुगलेंस माइक्रोकार्पा, जुगलेंस नाइग्रा, जुगलेंस हिंसी, कई सारी स्पीसीज है ना। वैसे ही कैरिया में कैरिया इलियोलेंसिस के अलावा भी बहुत सारी स्पीसीज हैं। तो ये जितने भी स्पीसीज कैरिया जीनस के अंतर्गत आते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? हिकोरी या पिकन्स कहते हैं। क्लियर है ये चीज? मेंबर ऑफ जीनस कैरिया आर नोन एज हिकोरी या पिकन्स। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। Yes, sir. और इसमें जो कैरिया इलियोनेंसिस है, बहुत सारी स्पीसीज हैं, उसमें से एक स्पीसीज क्या है? इलियोनेंसिस। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पिकानट कहते हैं। जैसे पर्शियन वॉलनट केवल और केवल जुगलेंस रिजिया को कहते हैं, बाकी सबको वॉलनट जरूर कहते हैं लेकिन अलग अलग नाम है ना, वैसा ही पिकानट हम किसे कहते हैं? कैरिया इलियोनेंसिस को। क्लियर है? यहां तक Yes, क्लियर sir. हुआ? यस सर। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को जानना था। ठीक है, इसमें अगर और एक, इसमें एक और चीज है वो मैं आप लोग को
बताता हूँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हाँ, अब क्या हुआ कि आपको समझ में आ गया कैरिया जीनस में बहुत सारे स्पीसीज हैं, एक्स वाई जेड बहुत सारे, और वहीं कैरिया जीनस में एक स्पीसीज है जिसको कहते हैं इलियोनेंसिस, इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, पिकानट। कैरिया जीनस में पाए जाने वाले बहुत सारे जो स्पीसीज हैं उसको हम लोग हिकोरी कहते हैं, है ना। और उसके अलावा एक पिकानट है। तो कई बार क्या होता है, इस पिकानट को हम कैरिया जीनस में पाए जाने वाले अदर स्पीसीज के साथ क्रॉस करते हैं। मतलब पिकानट का क्रॉस किसके साथ कर दिए, कोई भी अलग स्पीसीज से, जो कि क्या कहलाता है, हिकोरीज कहलाता है। तो अगर पिकानट और हिकोरी को क्रॉस करके अगर हम कोई हाइब्रिड डेवलप करते हैं तो उसे हम लोग हिकन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हिकन्स। अगर वर्ड आए हिकन्स तो उसका मतलब क्या हुआ, पिकानट और हिकोरी का क्रॉस। हिकोरी मतलब क्या हो गया, और जो बाकी अलग अलग स्पीसीज मौजूद हैं कैरिया जीनस के अंतर्गत। क्लियर है यहाँ तक, समझ पा रहे हैं कोई डाउट है? सर वॉइस ब्रेक हो रही है फिर से। एक मिनट रुक जाइए। अभी क्लियर है वॉइस? यस सर। यस सर। Yes, sir. पिकानट और हिकोरी के बीच में क्रॉस करने से जो हाइब्रिड बनते हैं उसे हिकन्स कहते हैं। कैरिया जीनस में जितने भी स्पीसीज पाए जाते हैं उसे हिकोरी कहते हैं। इन्हीं हिकोरी के बहुत सारे स्पीसीज जो है उनमें से एक स्पीसीज कैरिया इलियोनेंसिस है जिसे हम पिकानट कहते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। Yes, sir. Yes. ठीक। अब इसके बाद एक क्वेश्चन जो कि नेट 2020 में पूछा गया था कि बताइए पिकानट इंडिया में इंट्रोड्यूस क्यों हुआ था। अब उस टाइम किस्मत से मैं उसी टाइम में टेम्परेट क्रॉप की स्टडी कर रहा था, तो मेरे को ये याद था तो मैं बना लिया, बट जनरली दिमाग में आता नहीं है। तो याद रखना पिकानट, फालसा, ये सब इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुए थे, ये सब के क्वेश्चन आते हैं। तो पिकानट का इंट्रोडक्शन जो है, पिकानट का 1935। इंट्रोडक्शन, हाँ, इंडिया में 1935 में पालमपुर में हुआ था। पालमपुर हिमाचल हिमाचल प्रदेश में आता है ना। पालमपुर हिमाचल प्रदेश सर। में गवर्नमेंट फ्रूट प्रोजेन, हाँ कुछ बोल रहे क्या, गवर्नमेंट प्रोजेनिकम गवर्नमेंट फ्रूट फार्म। क्या है, हैंडबुक में लिखा है गवर्नमेंट फ्रूट फार्म। हाँ गवर्नमेंट फ्रूट फॉर्म, वही मैं लिखा रहा, गवर्नमेंट प्रोजेनी कम डेमोन्स्ट्रेशन, उस टाइम पे ये नाम रहा होगा। तो गवर्नमेंट प्रोजेनी कम डेमोन्स्ट्रेशन, जिसको अभी आप लोग गवर्नमेंट फ्रूट फॉर्म के नाम से जानते होंगे या जानते होंगे, आज के डेट में नाम बदल गया होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। आपको ये ईयर इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है नेट में, मैं अपने साइड से बता दिया हूँ इस चीज को, तो बिल्कुल इसको याद रखना, इसका और फालसा का एटलीस्ट। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन आप लोग कई बार देखोगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। यस। इसके बाद अगर हम लोग इसके क्लाइमेट की बात करते हैं, अगर हम लोग पिकानट के क्लाइमेट की बात करें तो देखो पिकानट अपने आप में टेम्परेट क्रॉप जरूर है, लेकिन ये वार्म टेम्परेट क्रॉप है। इसको थोड़ा सा वार्म टेम्परेट क्लाइमेट चाहिए होता है, याद रखेंगे इसको, वार्म टेम्परेट क्लाइमेट की जरूरत होती है। इसका ये मतलब नहीं कि एकदम आप इसको सब ट्रॉपिकल कंडीशन में ग्रो कर दोगे, भाई टेम्परेट का ठंडा इसको भी चाहिए, चिलिंग रिक्वायरमेंट इसका भी है, इसको लगभग 400 आवर का चिलिंग रिक्वायरमेंट है। लेकिन चूंकि ये सब गर्म सीजन में ग्रो होने वाले हैं, जैसा कि वॉलनट को हम लोगों ने देखा, वैसे ही इसको भी वार्म क्लाइमेट चाहिए। तो ऐसा इलाका में नहीं ग्रो करना जहाँ पे एकदम गर्मी सीजन में भी ठंडा रहता है, नहीं ग्रो हो पाएगा, थोड़ा वार्म टेम्परेट क्लाइमेट में होना चाहिए। ठीक है, और इसको बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी सही नहीं है इसके लिए। अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हुई तो देखो, याद है आप लोग को मैंगो, पपाया, बनाना, इन सब में देखें एनवायरमेंट में अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हुई तो कौन सा टाइप का फिजियोलॉजी देखने, मतलब क्या देखने को मिलता था, इनके फ्रूट में कोई चेंजेस आ जाते हैं अगर ह्यूमिडिटी एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा है तो? सीड जर्मिनेट हो जाता है। यस सर। यस। क्या नेचर बोलते हैं उसको? Viviparity. विविपेरी नेचर। तो अगर ह्यूमिडिटी एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा हो जाता है तो इसमें हमको क्या देखने को मिलता है,
विवी पेरी नेचर देखने को मिलता है। याद रखना विवी पेरी नेचर में एक ये भी है एग्जांपल में, मैं विवी पेरी में आप लोग को चेस्ट पिकनट लिखवाया हूँ, ठीक है। तो इसमें एक तो विवी पेरी नेचर देखने को मिलता है, मतलब क्या हो जाता है इसका, नट में स्प्राउटिंग आ जाता है पौधे में रहते रहते ही। इसके ऊपर पूरा लेक्चर हुआ है, आप लोग वीडियो देख लेना जिसको जो विवी पेरी नेचर समझना है। तो ह्यूमिडिटी में क्या होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होने से विवी पेरी नेचर आ जाता है, यानी कि सीड में ग्रोथ आ जाता है, प्लांट में अटैच रहता है उसी टाइम पे। और उसके अलावा फंगल डिजीज होने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होने से एक तो फंगल डिजीज आने की चांसेस होते हैं, और दूसरा विवी पेरी नेचर भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग इसके और सॉइल की नट बात क्या करें, लिखे हैं? स्प्राउटिंग, ठीक है, नट स्प्राउटिंग आ जाता है। दूसरा, अगर हम लोग इसके सॉइल की बात करें तो याद रखना है इसकी सॉइल में सिम्बायोटिक एसोसिएशन पाया जाता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन यानी कि दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। अब आप लोग को याद होगा किसके सर सॉइल स्लाइड में आप नीचे लोगों ने करने को सिम्बायोटिक, कुछ बोल रहे क्या सर, थोड़ा सा स्लाइड नीचे करिए ना। आप लोग? जब कोई टॉपिक चल रहा होता है ना तो बीच में ना बोला मत करो, कोई भी हो, ठीक है। यस सर। ऊपर नीचे जो करना है, जब एक पॉइंट कंप्लीट हो जाता है ना उसके बाद बोला करो, सर ये क्या लिखा है, वो क्या लिखा है, सर ऊपर क्या है, नीचे क्या है। हर एक शब्द जो लिखता हूँ ना उसको मैं एक बार बोला रहता हूँ, तो लिखते समय उस चीज पे फोकस किया करो। मेरे को ऊपर नीचे करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच में जब बोलते हो ना तो पूरा फ्लो टूट जाता है। तो जब एक पॉइंट कंप्लीट हो जाता है ना, हर पॉइंट कंप्लीट होने के बाद एक छोटा सा पॉज रहता है, उसमें ऊपर नीचे करवा लिया करो या लास्ट में करवा लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है करने में। लेकिन बीच में बोलोगे तो फ्लो टूटता है। तो आप जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोगों को ये है कि भाई आप ऊपर नीचे जो जो करना है मैं सब कर दूंगा, जो नहीं समझ में आ रहा वो सब मैं लिख लिख के बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस पॉइंट को कंप्लीट होने दिया करो। बीच में जब मन करेगा ऊपर नीचे करने के लिए बोलोगे ना तो फ्लो खत्म होता है, समझ रहे हो, ठीक है। यस सर। ठीक, तो देखो अब हम लोग पढ़ रहे थे ये सिम्बायोटिक, अब देखो इसका फिर इसको शुरू से चालू करना पड़ेगा। सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है ना, कोई एक पॉइंट को समझाने के लिए ना एक कहानी बनाना पड़ता है। मैं चाहूं तो सीधा बता सकता हूँ, लीची में भी आप लोग पढ़े हो, लेकिन उतना बस बताऊंगा ना वो उतना थ्रस्ट के साथ आपको समझ नहीं आएगा। तो पूरा उसके लिए ना एक ना राउंड कहानी बना के, वो जनौला खेलते हो बचपन में, जनौला खेले हो, बूझो तो जानू, क्वेश्चन पूछते थे फिर उसका यस आंसर सर। देते थे, बताओ तीन पैर की तितली नहा धो निकली तो समोसा। तो यस टीचिंग में सर। ना वो चीजें को ना इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है कि आपको जो है, मैं डायरेक्टली लीची में होता करके लिखा के खत्म कर सकता हूँ, मेरा समय बच जाएगा। लेकिन उसको जानबूझ के आप लोगों ने किसी क्रॉप में ऐसा पढ़ा है इस तरीके, ताकि आप लोग दिमाग में थोड़ा फोर्स दो। अगर नहीं भी पता है तो आपको ये फील होना चाहिए कि अरे यार मुझे नहीं पता। और जहां आपकी गलती होगी फिर मैं उसको बताऊंगा कि लीची आंसर है, तो आपको याद रहेगा कि सर ने ये पूछा था, हम लोग को नहीं पता था, तो ये है। तो ऐसा पूरा माहौल बनाना पड़ता है, समझ रहे हो, तब आपको याद रहेगा। हमारे लिए उसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए जरूरी है। अब वो बीच में ऐसा ऊपर नीचे होता है ना तो वो पूरा फ्लो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो देखो, अगर आप लोग को याद हो तो आप लोगों ने कुछ क्रॉप में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन पाया जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोग को याद हो तो लीची में आपने ये पढ़ा था, याद है, लीची में कौन से प्रकार का सिम्बायोटिक एसोसिएशन पाया जाता है, किस कौन से ऑर्गेनिज्म के साथ? सर वैम के साथ सर, फॉस्फोरस वैम के फिक्सेशन। साथ, यस सर। वैम फंगी, माइकोराइजल फंगी जिसको कहते हैं। तो माइकोराइजल फंगस जो है उसके साथ यहाँ पास भी देखने को मिलता है, वहां लीची में भी पिकानट लिखवाया था, तो यहाँ पे लिख लो लीची में भी पाया जाता है और इसके सॉइल में भी ये पाया जाता है। और सेम चीज को कंफ्यूज करता है किसके साथ, टेमेरिंड के साथ। टेमेरिंड में कुछ बुक में दिया हुआ है कि वैम फंगी का एसोसिएशन वहां पे भी पाया जाता है, कुछ में दिया गया है कि भैया वो होता नहीं है, उसमें केवल और केवल क्या, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे ये दो तीन पॉइंट, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, सभी लोगों को क्लियर है सिम्बायोटिक एसोसिएशन तक? यस यस सर। ठीक है। Yes, तो sir. इसके बाद आप आ जाइए प्रोपगेशन में, ठीक है। अब जैसे ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, अब प्रोपगेशन नया स्टार्ट कर रहे हैं, अभी स्टार्ट नहीं किया हो तो यहाँ पे जो ऊपर नीचे करवाना है पूछ लीजिए, ठीक है। तो अगर अपन आते हैं प्रोपगेशन में, तो प्रोपगेशन में याद रखना है नॉर्मल सी चीज है, वॉलनट हो या पिकानट हो, दोनों में प्रोपगेशन आपकी क्या है, पैच बडिंग ही है। ग्राफ्टिंग में जाओगे तो क्या हो जाएगा, टंग ग्राफ्टिंग। पैच बडिंग को याद रखेंगे, मेनली क्वेश्चन वहीं से आएगा। ये क्लियर है प्रोपगेशन सबको? इसमें कुछ नया नहीं है, कुछ डिटेलिंग टाइप का चीज होता तो फिर मैं आप लोग को इन्फॉर्म करता। यहाँ तक क्लियर है सबको?
यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। कई बार देखे हो कि कुछ लोग जो है क्या बोलते हैं, चिकन को ऐसे वो देखे हो आदिवासी लोग ऐसे आदमी लोग को ऐसे लटका दिए रहते हैं, मूवीज में दिखाते हैं ऐसे, इसमें यहाँ पर चिकन को यस ऐसे सर, लटका देते हैं और नीचे में आग लगा देते हैं, चिकन को वो करते हैं। तो सेकने के लिए। मीट को, हाँ सेकने के लिए, तो मीट को इस तरीके से ग्रिलिंग या जो भी कहते हैं करने के लिए ना, आपका जो पीकानट है ना, उसके वुड को बहुत ज्यादा प्रीफर किया जाता है। पीकानट के वुड को अगर नीचे रखोगे, जलाओगे, तो उससे ना मीट में बहुत गजब का फ्लेवर आता है। इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर लाने के लिए पीकानट के वुड का उपयोग करते हैं। ये बस एक ऐसी है फन फैक्ट है, याद रखना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक। यस तो सर। प्रोपगेशन में आपको याद रखना है पैच बडिंग, और क्या हो गया आपका दूसरा, आपका ये टंग ग्राफ्टिंग, इन्हीं का उपयोग हम लोग जो है जनरली करते हैं। इसके अलावा आप लोग जो है इसमें रूट स्टॉक के रूप में अगर आपको यूज करना है, तो इसका रूट स्टॉक आप लोग लिख सकते हैं ACF सीऑक्स। ये ट्रिक है, ACF सीऑक्स। ए फॉर अपाचे, ए फॉर क्या है, अपाचे। सी फॉर कर्टिस, और एफ, ए सी ई है, सॉरी ए सीऑक्स है, सॉरी ACF हो गया था, ये ए सीऑक्स है। ए फॉर अपाचे, सी फॉर कर्टिस, और ई फॉर इलियट्स, और सीऑक्स मतलब सीऑक्स। ये 4 रूट स्टॉक है, इसमें बेसिक सा रूट स्टॉक है, बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है। ये रूट स्टॉक को इसमें हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा रिजुविनेशन के लिए ब्रिज ग्राफ्टिंग का उपयोग होता है। एकमात्र ऐसा क्रॉप है जिसमें रिजुविनेशन के लिए ब्रिज ग्राफ्टिंग का उपयोग है, तो याद रखेंगे। नहीं तो जनरली टी बडिंग से ही हम लोग रिजुविनेशन करते हैं, या फिर कोई ग्राफ्टिंग के थ्रू। तो ब्रिज ग्राफ्टिंग का उपयोग करते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, रिजुविनेशन समझते हैं ना, जब पौधा पुराना हो जाए तो उसकी पोटेंशियल को फिर से रीगेन करने के लिए हम लोग रिजुविनेशन करते हैं। ठीक है, यहां तक हुआ? यस सर। ठीक। Yes, sir. रिजुविनेशन के बाद अगर हम लोग इसके प्लांटिंग को देखें, तो देखो कुछ नया नहीं है। प्लांटिंग आप दिसंबर जनवरी में कर सकते हो। बेयर रोटेट करना है तो आप दिसंबर जनवरी में कर लोगे, उस समय डोरमेंट रहेगा। स्पेसिंग की बात करना है तो 16 से 20 मीटर इंटू 16 से 20 मीटर है, मतलब आप 16 इंटू 16 में भी लगा सकते हो, 20 इंटू 20। इसके पौधे बहुत बड़े होते हैं तो इतने वाइड स्पेसिंग में इसको लगाया जाता है। अगर आपको इसमें हाई डेंसिटी प्लांटिंग भी करना है ना, तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग भी 10.7 इंटू 10.7 मीटर, 13.7 इंटू 13.7 मीटर के आसपास की दूरी में होती है। देख रहे हो कितना इसका हाई डेंसिटी प्लांटिंग है ये इसका। तो इसके पौधे बहुत बड़े होते हैं। हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए आप बहुत सारे रूट स्टॉक का उपयोग एक बहुत सारे वेराइटीज का उपयोग कर सकते हो, जैसे कि डिजायरेबल, स्टुअर्ड और चेइन। तो ये जो वेराइटीज हैं, इनका उपयोग जो है हाई डेंसिटी प्लांटिंग में होता है, याद रखेंगे। ठीक है, ये इतने पौधे इतने बड़े होते हैं कि इसमें कोई ट्रेनिंग सिस्टम फॉलो नहीं हो पाता है। हाई डेंसिटी प्लांटिंग में पौधे को हाइट जब हम कम रखने की कोशिश करते हैं, तो मुश्किल से आप सेंट्रल लीडर सिस्टम इसमें फॉलो कर पाते हो, तो ट्रेनिंग का कुछ खास है नहीं। ठीक है, क्योंकि 16 से 20 मीटर आसपास का स्पेसिंग है, तो इसमें भी हम लोग बीच बीच में टेम्पररी पौधे शुरुआती अवस्था में लगा सकते हैं, बाद में उसको हटा सकते हैं। तो एक्स्ट्रा इनकम के लिए इसमें भी हम लोग जो है टेम्पररी प्लांट लगा सकते हैं। टेम्पररी प्लांट का कॉन्सेप्ट तो आप लोगों ने वॉलनट में सीखा ही हुआ है ना। तो एक्स्ट्रा इनकम के लिए हम लोग जो है टेम्पररी प्लांट लगा सकते हैं, जिसको बाद में ट्री थिनिंग करके हटा सकते हैं। ट्री थिनिंग की प्रोसेस याद है ना, याद है? यस सर। ओके, यस Yes, sir. ठीक। इसके अलावा साइज को रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि इसके पौधे बहुत बड़े हैं, हाई डेंसिटी प्लांटिंग में भी देख रहे हो 10 मीटर का स्पेसिंग चाहिए, तो साइज को रिड्यूस करना बहुत जरूरी है पौधे का। तो पैक्लोब्यूट्राजोल का यूज किया जाता है। पैक्लोब्यूट्राजोल से हम लोग जो है ट्री साइज को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो स्लाइड नीचे करूँगी। हाँ, देख लीजिए। सर वो SDP वैरायटी क्या है लास्ट वाली? CHEYYEN, चेइन करके जो बोलते हैं। अब मैं तो चेइन ही पढ़ता हूँ, आप लोग को जो समझ में आप पढ़ सकते हैं, बस याद रहना चाहिए।
सर एक बार रूटी स्टॉक को पढ़िए। ए सियोक्स। सर हाई डेंसिटी क्रांति की वैरायटी। हो गया? ठीक। Yes. और जो बचा होगा उसको फिर मैं लास्ट में आप लोगों को वीडियो स्टॉप करके मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक। अब इसके बाद आप लोगों का आता है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। ठीक है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम में क्या क्या है तो याद रखेंगे। एक तो इसमें जिंक डेफिशिएंसी होता है। जिंक डेफिशिएंसी से क्या आएगा? लिटिल लीफ। रोजेटी। रोजेटी लीफ या फिर लिटिल लीफ। और दूसरा आता है निकिल डेफिशिएंसी, जिससे क्या होगा आपका माउस ईयर। पत्तियां जो है बड़ी बड़ी हो जाती है माउस के कान के जैसे, चूहे का जैसा कान होता है ना बड़ा सा, उसी के टाइप आपका जो है हो जाता है। हेलो, हाँ मैं कॉल करता हूँ 5 मिनट में। ठीक है, तो चूहे का जो कान होता है ना उसके जितना बड़ा बड़ा इसका पत्ती हो जाता है, उसी के टाइप ऐसे पत्ती हो जाता है। इस डिसऑर्डर को माउस ईयर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। ये इसी साल सीईटी या नेट में पूछा गया ये क्वेश्चन कि माउस ईयर किसकी डिफिशियंसी से होता है, तो निकल के डिफिशियंसी। आई थिंक नेट में हुआ है। नेट में इसी साल ये क्वेश्चन आया था कि पीका नेट में निकल डेफिशिएंसी माउस ईयर किसके कारण होता है, तो निकल डेफिशिएंसीज होता है। याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है, आप लोग पेपर देखेंगे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? यस सर। यस सर। ठीक। यस सर। Yes. उसके बाद आप लोग का नेक्स्ट आता है फ्लावरिंग। यही है इसका सबसे मेन। आप लोग जो है अगर पीकानेट की फ्लावरिंग को देखें तो मैं आप लोग को कोशिश करता हूँ फोटो ही दिखा दूं, टेंशन ही नहीं रहेगा फिर उसके बाद। ये देखो, ये जो फोटो आप लोग को दिख रहा है ये है पीकानट के कैटकिन्स। देख पा रहे हैं? पीकानट में जो कैटकिन है वो इस तरीके से आता है। ये एक्चुअली मैं उस दिन चेस्टनट के फ्लावर के रूप में बता दिया था, बट ये है पीकानट का। देख रहे हो, एक ही जगह पे 3-3 4-4 का झुंड में आपको कैटकिन देखने को मिल रहा है। ये पूरे इसके मेल फ्लावर हैं। तो पीकानट में क्या होता है, इस प्रकार से कैटकिन आती है और इसका जो फ्रूट है वो इस तरीके से दिखता है। देख रहे हो, ये ऊपर में इसका कवरिंग सेम वॉलनट आलमंड के जैसा और अंदर में ये क्या है, इसका सीड है। और इस सीड के अंदर में फिर आपको पीकानट देखने को मिलता है इस टाइप से। ये देख रहे हो, ये उसके अंदर में पीकानट है एक्चुअल में जो खाते हैं करनट। आप देख पा रहे हो इसके सीड में ब्लैक 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 में एक मार्किंग है सारे में, ये कोई दाग धब्बा नहीं है। आप देख रहे हो कि हर फ्रूट में ब्लैक 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 मार्किंग है। देख रहे हो, यस सर। यस सर। ये ब्लैक Yes. ब्लैक यस मार्किंग आना सर। इसका मेच्योरिटी इंडाइस है। तो याद रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे, पीकानट के फ्लावरिंग में। तो पीकानट का फ्लावरिंग का याद रखना, एक तो सबसे पहली बात ये मोनोशियस क्रॉप है, यानी कि मेल और फीमेल जो है दोनों एक ही पौधे में आते हैं लेकिन अलग अलग जगह पे। ये चीज क्लियर है? ठीक है, मेल का जो फ्लावर है वो कौन से किस में आता है, कैटकिन में आता है। और ये कैटकिन कितना Right. ब्रांच्ड होता है, जनरली 3 ब्रांच्ड होता है। ठीक है, जिसमें से जो सेंट्रल वाला कैटकिन होता है, सेंट्रल कैटकिन, अब भाई 3 है तो एक बीच में होगा, एक दो आजू बाजू में होंगे। तो ये जो सेंट्रल कैटकिन होता है ये सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट होता है, इसकी लंबाई सबसे ज्यादा होती है। तो याद रखेंगे मेल कैटकिन 3 ब्रांच्ड होता है, इसमें सेंट्रल कैटकिन सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट होता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यस ये सर। जो मेल फ्लावर है यस सर। ये जनरली 1 ईयर ओल्ड शूट में आता है। इसमें तो कोई नई बात है नहीं, ऑलरेडी वॉलनट में समझा हुआ है। 1 ईयर ओल्ड शूट में आता है। वहीं पे अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल स्पाइक में आती है। ठीक है, और ये कौन से सीजन ग्रोथ में आता है, तो करंट सीजन ग्रोथ में आता है। ठीक है, अगर मैं इसके टर्मिनल बर्ड की बात करूं, या इस पौधे में मिक्स्ड बर्ड पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें टर्मिनल मिक्स्ड बर्ड पाया जाता है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा 2 पॉइंट और मैं आप लोग को बता देता हूं, फिर बाकी की क्लास कल कंटिन्यू करेंगे।
देखिए इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसके फ्लावरिंग में एक फिनोमेना पाया जाता है। जैसे कि वॉलनट में हमने क्या पढ़ा, मेल फीमेल एक साथ मेच्योर नहीं होते, उसमें प्रोटेंडरी मेनली पाया जाता है, पढ़े थे। वैसे ही इसमें भी एक डाइकोगेमी पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रो हेट्रोडाइको डाइकोगेमी। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें कुछ वैरायटी को आप देखोगे उसमें क्या पाया जाएगा, प्रोटेंडरी, वहीं पे कुछ वैरायटी ऐसी भी मिलेगी जिसमें आपको क्या मिलेगा, प्रोटोगाइनी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल दूं आप लोगों को तो स्टुअर्ट, ठीक है, कर्टिस, इलियट्स, ये सब में क्या पाया जाता है, प्रोटोगाइनी पाया जाता है। ठीक है, ये उल्टा लिख दिया है, स्टुअर्ट, कर्टिस और इलियट्स ये सब में क्या पाया जाता है, प्रोटोगाइनी। वहीं पे आप डिजायरेबल, चेइन या सरप्राइज वैरायटी को देखोगे तो इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटेंडरी। तो जब एक ही क्रॉप में कुछ वैरायटी में प्रोटेंडरी और कुछ वैरायटी में प्रोटोगाइनी पाया जाए तो उस टाइप के डाइकोगेमी को हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोडाइकोगेमी। हेट्रो यानी डिफरेंट, डाइकोगेमी यानी अलग अलग टाइम पे मेच्योर होना। एक ही क्रॉप में अलग अलग प्रकार का डाइकोगेमी देखने को मिले, यानी कि प्रोटेंडरी भी प्रोटोगाइनी भी, तो उसे हम क्या कहेंगे, हेट्रोडाइकोगेमी कहेंगे। क्लियर है ये चीज सभी लोगों को। पर कई बार क्या होता है, अब देखो इसमें हेट्रोडाइकोगेमी है, मतलब या तो मेल पहले मेच्योर होना चाहिए या तो फीमेल। पर कई बार कुछ कंडीशन ऐसे क्रिएट हो जाते हैं कि मेल और फीमेल एक साथ मेच्योर हो जाते हैं, समझ रहे हो, कि पोलन रिलीज होना, पोलन शेडिंग, और फीमेल की रिसेप्टिव होना, फीमेल रिसेप्टिविटी, अगर दोनों एक साथ हो गया मतलब क्या हुआ, क्या यहाँ पे डाइकोगेमी है क्या। अगर फीमेल और मेल एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं, पॉलन शेडिंग भी एक टाइम पे हो रहा है, फीमेल रिसेप्टिव इसी टाइम में, तो क्या इस कंडीशन में डाइकोगेमी दिख रहा है आप लोग को, नो सर। नो सर। नहीं दिख रहा है ना भाई। या तो पॉलन शेडिंग पहले होगा तो प्रोटेंडरी होगा, या तो फीमेल वाले रिसेप्टिव होगी तो प्रोटोगाइनी होगी। तो कई बार ये दोनों हो जाता है कुछ एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण। ऐसा होता नहीं है, वैरायटी में या तो प्रोटेंडरी होगा या तो प्रोटोगाइनी होगा, लेकिन एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण कई बार ये दोनों एक साथ आ जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डाइकोगेमी। ठीक है, तो इसे हम लोग इनकम्प्लीट डाइकोगेमी कहते हैं। लिख लो, इनकम्प्लीट डाइकोगेमी यानी कि क्या होता है, टाइमिंग ऑफ पोलन शेड, मतलब पोलन शेड करने का टाइम जो है वो स्टिग्मा रिसेप्टिविटी के टाइम से मैच कर जाता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डाइकोगेमी कहते हैं। क्लियर है यहां तक। ठीक है, अब चूंकि इसमें प्रोटेंडरी या प्रोटोगाइनी ऑलरेडी मौजूद है, इसलिए सबसे पहली बात ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होगा, याद रखेंगे। क्रॉस पॉलिनेटेड के साथ साथ इसमें पॉलिनेशन किससे होगा, विंड से पॉलिनेशन होगा, इसको याद रखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा इसमें पॉलिनाइजर की आवश्यकता लगेगी। तो पॉलिनाइजर लगभग 10%, 5 से 10% के आसपास इसमें पॉलिनाइजर लगाते हैं। ठीक है, 10% लिख लो, 10% पॉलिनाइजर लगाते हैं। क्लियर है। यस सर। सबको समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। ठीक, यहां तक हो गया। यस सर। ठीक, यस इसके अलावा याद रखना, अब भाई अगर मान के चलो कोई वैरायटी में प्रोटोगाइनी है तो पोलिनाइजर किसको लगाओगे, प्रोटेंडरी वैरायटी को लगाओगे ना। भाई इसमें फीमेल पहले मेच्योर होता है तो पोलिनाइजर का मेल पहले मेच्योर होगा, वो इसको पोलिनेट कर देगा। इसका मेल बाद में मेच्योर होता है, उसको इसका बाद वाला फीमेल के साथ पोलिनेशन हो जाएगा। हमेशा याद रखेंगे, प्रोटेंडरी में प्रोटोगाइनी और प्रोटोगाइनी में प्रोटेंडरी वाले वैरायटी को एज एन पोलिनाइजर यूज किया जाता है। छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, 10% अमाउंट में उस पौधे को आप लगाओगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक सबको। यस सर। यस। ओके, ठीक। इसका अगर फ्रूट टाइप आएगा तो लिख लीजिए, फ्रूट टाइप लिख लीजिए नट। इसका जो फ्रूट है, अगर हम लोग फ्रूट की बात करें तो इसका फ्रूट टाइप है नट, और इसमें एडिबल पार्ट क्या है, कॉटिलीडन। एडिबल पार्ट है आपका कॉटिलीडन और फ्रूट टाइप है आपका नट। इसके अलावा अगर ग्रोथ कर्व की बात करें तो इसमें डबल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व आपको देखने को मिलता है। डबल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व आपको देखने को
मिलेगा। और इसका नट को अगर आप देखोगे ना तो ब्रेन के जैसा दिखता है, ब्रेन शेप्ड नट होता है। अगर आप लोग इसका फोटो देखो, इसको लिख लीजिए फिर मैं दिखाता हूं, तो ब्रेन के जैसा दिखता है, इसलिए इसको ब्रेन शेप्ड नट कहते हैं। देख लीजिए इसका फोटो, ये देखो कहीं ना कहीं ये ब्रेन के टाइप दिख रहे हैं, ऐसा ही तो दिखता है ना दिमाग का फोटो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये चीज को आप लोग याद रखेंगे। एक मिनट रुकिएगा। ठीक, यहां तक हो गया। तो इस तरीके से आपका जो है इसका फ्रूट होता है। इसके फ्रूट में बहुत कुछ खास नया नहीं है जानने लायक। इसमें जो है इतनी ही चीजें मैं देख लेता हूँ, अगर और कोई चीज हो। देखो, इनकम्प्लीट डाइकोगेमी, प्रोटेंडरी, प्रोटोगैनी, हेट्रोडाइकोगेमी आप लोगों को क्लियर है। केटकिन, इन्फ्लोरेसेंस, 3 ब्रांच होते हैं, ये सारी चीजें क्लियरली समझ में आई। यस सर। पॉलिनेशन यस समझ सर। में आया। पॉलिनाइजर 5 से 10% पॉलिनाइजर लगा, 5% याद रखना, 10% नहीं है, उसको 5% कर लेना। पॉलिनाइजर 5% लगाते हैं, एनिमोफिलस है। ठीक है, प्रोटेंडरी, प्रोटोगाइनी को किस प्रकार से लगाते हैं, हेट्रोडाइकोगेमी, ये सारा चीज याद रखना। इसमें फ्रूट कल्टीवेशन में 2 प्रॉब्लम आता है। एक प्रॉब्लम है किसकी, अल्टरनेट बियरिंग की, कि इसमें भाई हमको अल्टरनेट बियरिंग देखने को मिलता है। और दूसरा इसमें मेजर प्रॉब्लम आता है किसका, फ्रूट ड्रॉप का। तो इसमें एक फ्रूट ड्रॉप देखने को मिलता है और अल्टरनेट बियरिंग हैबिट देखने को मिलता है। फ्रूट ड्रॉप इसमें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एप्पल में पढ़ते हो ना, बहुत सारे स्टेज में फ्रूट ड्रॉप होता है, वैसे इसमें भी 4 स्टेज में फ्रूट ड्रॉप होता है। पहले फ्लावर ड्रॉप होगा, पॉलिनेशन होने के बाद तुरंत छोटा वाले साइज का फ्रूट ड्रॉप होगा। तो ऐसे कई सारे होते हैं। आपको याद रखना है कि इसमें फ्रूट ड्रॉप की समस्या भी आती है, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है। प्री हार्वेस्ट ड्रॉप और ये वो जो पढ़ते हो ना, वो इसमें भी देखने को मिलता है। आपको बस फ्रूट ड्रॉप याद रखने की जरूरत है। इसके अलावा कभी कभी अगर एक्सेसिव फ्रूट हो जाए तो फ्रूट थिनिंग भी किया जाता है। फ्रूट थिनिंग के लिए आप क्या करोगे, इथेफोन का स्प्रे कर सकते हो, या तो हैंड थिनिंग कर सकते हो। इस तरीके से आप जो है इसमें फ्रूट ड्रॉप कर सकते हो। हैंड थिनिंग कौन कराएगा, तो इथेफोन से ही स्प्रे करके आप, या एनए वगैरह का उपयोग करके आप थिनिंग कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। यस। ठीक, अब आपका कल्टीवेशन में अब अपन आ जाते हैं इसके मेच्योरिटी इंडाइस में। भाई आपका जो वो है पीका नट है, अब वो अप्रोक्सीमेटली सारा कल्टीवेशन हो गया, फ्लावरिंग हो गई, फ्रूटिंग हो गई, थिनिंग हो गया। अब इसके मेच्योरिटी में आते हैं। तो इसके मेच्योरिटी में सबसे पहले आपको याद रखना है कि शुरू से ये मार्किंग नहीं होता। जब आपके पीका नट में ये मार्किंग आ जाए, ये मार्किंग दिख रहा है, ठीक है, कलर्ड मार्किंग, कलर्ड मार्किंग अगर आपके पिका नट में आ जाता है एज डॉट्स, डॉट के रूप में दिखता है ये, डॉट के रूप में अगर कलर्ड मार्किंग आ जाता है, ठीक है, इसको अपने शब्दों में लिखना, या फिर स्ट्रेक्स ऑन शेल, देख रहे हो शेल में क्या है, स्ट्रिक्स पट्टी के टाइप, वो स्ट्रेक जैसे आपका पपीता में भी ऐसा ही आता है ना, पपीता में भी देखोगे पीला पीला कलर का। तो इस तरीके से अगर शेल में स्ट्रेक आ जाए, ठीक है, या फिर आपका मार्किंग आ जाए कलर वाला, तो आप क्या मान के चलोगे कि नट मेच्योर हो गया। इसको अपने शब्दों में लिखना, या मैं ही लिखा, इसको मैं लिखा देता हूं, आप लोग लिखिए, अच्छे से सुनिएगा जो बोल रहा हूं उसको, ठीक है, और लिखिएगा। अपीयरेंस या डेवलपमेंट, अपीयरेंस या डेवलपमेंट ऑफ कलर्ड मार्किंग, कलर्ड मार्किंग एज डॉट्स, डॉट्स के रूप में, एंड स्ट्रेक्स ऑन द शेल इज इंडिकेशन ऑफ नट मेच्योरेशन। समझ रहे हो, नट के मेच्योरिटी का इंडिकेशन क्या है, सेल में स्ट्रेक बनना या कलर्ड मार्किंग आना डॉट डॉट का। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मेच्योरिटी इंडाइस कहते हैं। क्लियर है सबको। इसके अलावा शेल का जो कलर है, वो जो बाहरी कवरिंग दिखा रहे थे ना, वो कलर जो है जब व्हाइट से ब्राउन हो जाए, वो जो है ब्राउन कलर का दिख रहा है हमको,
पर वो शुरू से ब्राउन नहीं रहता, व्हाइट कलर का रहता है। तो जब वो बाहरी कवर का कलर व्हाइट से ब्राउन में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेच्योरिटी इंडाइस कहते हैं। इसके अलावा क्या बोलते हैं आपका वो हल स्प्लिटिंग, वो भी इसका मेच्योरिटी इंडाइस कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक? हल स्प्लिटिंग है ये, ठीक है? लिख पा रहे हैं सब लोग? कुछ छूट रहा है किसी का? यस सर। हो गया, आगे बढ़े। यस सर। अब हमको मेच्योरिटी समझ में आ गई, तो अब हम लोग इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो याद रखेंगे इसमें हार्वेस्टिंग लगभग अक्टूबर से जनवरी के बीच में होती है। हार्वेस्टिंग अक्टूबर के आसपास हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। फ्लावरिंग इसमें याद रखना, फ्लावरिंग टाइम मैंने बताया था अप्रैल, मार्च अप्रैल के आसपास इसमें फ्लावरिंग आती है। मार्च अप्रैल के आसपास फ्लावरिंग आती है। अक्टूबर के आसपास हार्वेस्टिंग होती है। मार्च अप्रैल मई आगे उसमें फ्लावरिंग आती रहती है, ठीक है? यहाँ तक हो गया। अगर हम लोग इसकी वो की बात करें ड्राइंग, तो वही है, इसमें ड्राइंग करना है, लेकिन टेम्परेचर जो है कितना 32 से 38 डिग्री सेल्सियस लिखे थे वॉलनट में, याद है? 32 से 38 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा Yes. नहीं रखना है। अगर मोर देन 38 डिग्री सेल्सियस हो गया तो डार्कनिंग का प्रॉब्लम आएगा। उसमें भी देखे थे मोर देन 40 डिग्री हुआ 42 के आसपास, तो उसमें हम लोग को रेंसिडिटी का प्रॉब्लम दिख रहा था। तो इसमें भी वो सारे प्रॉब्लम आएंगे, ठीक है? अगर स्टोरेज की बात करोगे तो वही है, 0 डिग्री सेल्सियस में स्टोरेज कर सकते हैं 12 मंथ में। जब इसको स्टोर करेंगे तो वहां पे ह्यूमिडिटी क्या हाई रखेंगे, लो रखेंगे? क्या रखेंगे? लो। लो रहेगा, ठीक है? तो लो। लो ह्यूमिडिटी में हम लोग स्टोर करेंगे, याद रखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक ठीक है? ड्राइंग व्राइंग करने के लिए एक तो आप 32 से 38 डिग्री में कर लो, या तो फिर ज्यादा ही उसमें टेम्परेचर का इफेक्ट होने का दिक्कत है ना, तो इसको जो है एक तो 4 to 5% तक मॉइस्चर कंटेंट में लेके आते हैं। ड्राइंग कितने परसेंट तक मॉइस्चर कंटेंट तक करते हैं? 4 to 5%। आप सिलिका जेल वगैरह का उपयोग कर सकते हो ड्राइंग के लिए, या मॉइस्चर ना आए जिससे कि रेंसिडिटी ना हो करके आप सिलिका जेल, आप लोग देखते हो नया पर्स नया बैग कुछ भी खरीदते हो तो अंदर में सिलिका पाउच रहता है, नमी मत आ जाए करके। देखियो नहीं, पर्स वर्स बॉटल वॉटल कुछ भी खरीदो उसमें रहता है। हाँ, तो वही सिलिका को भी आप रख सकते हो ताकि मॉइस्चर ना आए, क्योंकि मॉइस्चर आया मतलब क्या होगा, आप में रेंसिडिटी का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। तो उससे बचाने के लिए ये चीजें करते हैं, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक ड्राइंग स्टोरेज? यस सर। यस सर। ओके। इसके बाद इसमें डिजीज लिख लीजिए। देखो डिजीज डिसऑर्डर एक एक ही है और सब इंपॉर्टेंट है। इसमें बंच डिजीज आता है जो कि माइकोप्लाज्मा कारण होता है। एमएलओ बोले माइकोप्लाज्मा बोले एक ही बात है। फाइटोप्लाज्मा बोले एमएलओ बोले या फाइटोप्लाज्मा बोले, ठीक है? इसके कारण क्या होता है? बंच डिजीज, पत्तियां एक साथ बंच में आने लगती है, खूब सारी पत्तियां एक ही जगह पे आने लगती है, ठीक है? ये एक बंच डिजीज होता है। दूसरा, इसमें एक पैरासाइट का अटैक आता है, पैरासाइटिक प्लांट अटैक करता है इसमें। पैरासाइटिक प्लांट अटैक करता है जिसका नाम है टेफिनेथस, टेफिनेथस स्पीसीज। इसको कहते हैं बर्ड लाइम, बर्ड लाइम है इस प्लांट का नाम। ये इसमें अटैक करता है। डिसऑर्डर की बात किया जाए तो माउस ईयर करके डिसऑर्डर होता है जो कि निकल डिफिशियंसी से होता है। तो ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है यहाँ तक? आप लोग ये नोट करिए, अगर कोई चीज छूटी होगी तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म करता हूँ फिर। इसमें भी वही बताया था, टेम्पररी प्लांट का कॉन्सेप्ट होता है ना, जिसको टिम्बर के रूप में बेच के एक्स्ट्रा इनकम करते हैं। वो पॉइंट लिखे हो सब लोग? यस सर। ठीक, यहाँ तक हो गया सबका? यस सर। यस। फ्लावरिंग, फ्लावरिंग जो जहां पे लिखे हो ना उसमें टाइम में स्प्रिंग लिख लेना भाई। स्प्रिंग फ्लावरिंग होती है, मार्च अप्रैल ही है स्प्रिंग फ्लावरिंग होती है, याद रखना। और आपका राइपनिंग टाइम या हार्वेस्टिंग टाइम आपका अक्टूबर है, याद रखेंगे। राइपनिंग या हार्वेस्टिंग टाइम अक्टूबर है। आपकी लगभग इसकी चीजें कवर हो चुकी है, ठीक है? तो आपका लगभग जो चीज है इसमें वो कवर हो चुका है, ठीक है? याद रखेंगे। आप लोग एकदम स्टार्टिंग में आ जाओ अपने क्रॉप के,
और स्टार्टिंग में ही जहां पे बॉटनिकल नेम लिखे हो ना, वहीं बाजू में लिख लेना कि भाई इसमें टर्मिनल बियरिंग पाया जाता है। कैसे टर्मिनल बियरिंग है ये तो आप लोग को आई थिंक समझ में आ गया होगा। और बियरिंग कौन से सूट में होता है, तो बियरिंग करेंट सीजन ग्रोथ में होता है, ये लिख लिए रहो साइड में। ठीक है, क्लियर है यहां तक? सर ये ठीक, तो फीमेल के लिए अब है ना लास्ट, ओनली? क्या बोल रहे हैं? ये तो ओनली फीमेल के लिए है ना सर? आपने लास्ट क्लास किया था कि नहीं किया था वॉलनट वाला? ये थे सर। तो उसमें क्या समझाया था बियरिंग के बारे में? ओनली फीमेल फ्लावर ही फ्रूटिंग करते हैं सर। तो फिर बियरिंग हैबिट फीमेल का ही बताएंगे ना, तो वही चीज है, क्योंकि फीमेल ही करते हैं इसलिए बियरिंग हैबिट फीमेल का ही लिखेंगे। ठीक है, याद रखना इसको। ठीक, चलिए अब इसका वैरायटी लिख लीजिए, इसीलिए वो वहां पे फीमेल का ही बता रहा है, अदरवाइज तो मिक्स्ड बताता। वैरायटी लिख लीजिए, तो आपका हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए वैरायटी लिख लो, डिजायरेबल, चेइन और वेस्टर्न। ये वैरायटी आपकी किसकी है? हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए। ठीक है, एक वैरायटी है जो कि सेल्फ पॉलिनेटेड वैरायटी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वेस्टर्न कहते हैं। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर वैरायटी की अगर बात करें, मोस्ट पॉपुलर वैरायटी, तो वो आपका क्या है? स्टुअर्ट और डिजायरेबल, ये दोनों बहुत ज्यादा पॉपुलर वैरायटी है। इसके अलावा कुछ प्रोटोकाइनस वैरायटी लिख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कीवी फ्रूट में भी आएगा, सॉरी इसी में आता है, इसमें आता है कि भाई कौन सी प्रोटोकाइनस वैरायटी है, कौन सी प्रोटेंडरस वैरायटी है। और पिकानट और पिस्ताचियो नट तो डायोसियस है, और किसमें है ये? कहीं पे और आएगा, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो प्रोटोकाइनस और प्रोटेंडरस दोनों के आपको एग्जांपल याद होने चाहिए। तो प्रोटोकाइनस का तो हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा हुआ है, स्टुअर्ट, विस्चिया, विचिटिया, कर्टिस, इलियॉट्स, और आपका क्या है? मोरलैंड, MORE है ये, मोरलैंड। ये जो इतनी वैरायटी है ये प्रोटोगाइनस है। वहीं पे प्रोटेंडरस की बात किया जाए तो डिजायरेबल, चेइन और सरप्राइज, ये सब आपके क्या है? प्रोटेंडरस वैरायटी है। तो इस तरीके से वैरायटी याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है, माइनर क्रॉप है। ठीक है, ये नोट कर लो, फिर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सब मैं बताता हूँ। अब देखो, एक तो क्वेश्चन आएगा हाई डेंसिटी प्लांटिंग का वैरायटी, ठीक है, दूसरा मोस्ट पॉपुलर वैरायटी, तीसरा प्रोटेंडरस प्रोटोगाइनस। तो वैरायटी का तो कोई तोड़ नहीं है, उसको याद करना है तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा। इसके अलावा इसमें जो क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन आपका ऑलरेडी माउस ईयर से बन चुका है पहले ही, तो याद रखना, बंच डिजीज को पूछ सकता है, याद रखना, ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हार्वेस्टिंग, ड्राइंग व्राइंग का कॉन्सेप्ट आपका एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको आप अपने मन में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेच्योरिटी इंडाइस का इसका बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता। मेच्योरिटी इंडाइस पूछना होगा तो वॉलनट से पीटीबी पूछेगा पूछने वाला। ठीक है भाई, अल्टरनेट बियरिंग हैबिट को याद रखना, ऑल ऑफ द अबाउट टाइप में, सिर्फ पिकानट को नहीं पूछेगा, लेकिन अल्टरनेट बियरिंग हैबिट पाया जाता है लीची, मैंगो, पिकानट, ऑल ऑफ द अबाउट। आप केवल मैंगो को टिक करने भागोगे नहीं भैया, ऑल ऑफ द अबाउट। उस टाइप की चीजों के लिए अल्टरनेट बियरिंग हैबिट याद रखेंगे। ठीक है, डबल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व है वॉलनट से, याद रहेगा, ये तो फैमिली क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी क्लियर है, नट कोटिलिडन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेन शेप्ड कौन सा है ये जरूर पूछेगा, तो याद रखेंगे भैया, ब्रेन शेप्ड जो वैरायटी है वो इसी की है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। हाँ, आप लोगों को एक और वैरायटी लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, महान। महान किसकी वैरायटी है, ये नेट 2020 में पूछा था, महान किसकी वैरायटी। और आपको वॉलनट और पीकानट के बीच में कोई कंफ्यूजन होगा, वॉलनट और पीकानट के बीच में 100% कोई कंफ्यूजन होगा, तो याद रखना महान जो है इसकी वैरायटी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको नोट कर लो। ठीक है, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ब्रेन शेप्ड जो फ्रूट है वो किसका है? आपका इसका है। वहीं पे हेलमेट के जैसा दिखने वाला फ्रूट कौन सा है, तो वो हेजलनट है, वो अभी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये ब्रेन शेप्ड फ्रूट को याद रखना।
फिर प्रोटोगाइनस प्रोटेंडरस, इसमें इनकम्प्लीट डाइकोगेमी पाया जाता है, ये याद रखना है, और हेट्रोडाइकोगेमी पाई जाती है। ये आपको ऑलरेडी क्लासिफिकेशन से याद है, हेट्रोडाइकोगेमी, केवल इनकम्प्लीट डाइकोगेमी पे फोकस करना है। उसके बाद फ्लावरिंग मोनोशिया से इसमें कोई नई बात नहीं है, ये आप लोगों ने ऑलरेडी क्लासिफिकेशन में पढ़ लिया, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना, ठीक है। इसके अलावा ट्री साइज रिड्यूस करना, इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप ऐसे ही बना लोगे। हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए वैरायटी बस याद रखना है। रूट स्टॉक का नाम अगर हो सके तो याद कर लेना, क्वेश्चन आता नहीं है। प्रोपगेशन इंपॉर्टेंट है, माइनर क्रॉप में इन सबसे क्वेश्चन पूछता है, प्रोपगेशन और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन। कब तक वो लीची को पूछेगा, वेरिएशन अगर चाहिए होगा तो ये इस पे आ सकता है, तो ये याद रखेंगे। विविपेरी नेचर याद रखना भाई, क्योंकि 3 ही 4 क्रॉप में है गिन के, ठीक है, तो ये याद रखना है। उसके अलावा हिकन क्या होता है, हिकोरी क्या होता है, पिकन क्या होता है, याद रखना। क्वीन ऑफ नट और बाकी ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछाने का उम्मीद यही है, बॉटनिकल नेम, फैमिली, क्रोमोसोम नंबर, ओरिजिन, और इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ था। ये गिन के 12-15 पॉइंट ही हैं जिससे मेनली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट नॉलेज के लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो पूरा पढ़िए। जो गिन गिन के जिसमें से क्वेश्चन आ सकता है उसको पॉइंट को अलग कर लिए रहना एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज करने के लिए, ठीक है, क्लियर है। यस यस सर। ठीक है, Yes. तो बाकी जो आपका जो पोर्शन है हेजलनट और चेस्टनट, उसको मैं कल की क्लास में करा दूंगा और फिर पिस्ताचियो नट करके खत्म कर देंगे, ठीक है। तो नट क्रॉप आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग बढ़िया पढ़िए, पढ़ के आइए, बाकी ये जितना डिटेल हो सकता था मैं कवर करा दिया हूँ।